नमस्कार। ब्रज विजन में के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्री डीके सिंह, जो आगरा के सीएफओ हैं, जो अभी अभी गोरखपुर से ट्रांसफ़र होके आए हैं और बहुत अच्छा कार्य उन्होंने गोरखपुर में किया था। तो मिस्टर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिटीजन्स को जब आग लगती है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जब घर में अगर रह रहा है या खेत खलिहान में है या हाई राइज बिल्डिंग में, क्योंकि ये एक बड़ी लोगों को अज्ञानता होती है और उसकी वजह से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। कोई भी एक दुर्घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई लापरवाही होती है। बिना लापरवाही के कोई एक दुर्घटना आज तक नहीं हुई। लापरवाही शहरों में भी होती है और देहातों में होती है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि लोग एक ही जो पहले का लोड है उनका विद्युत का, पहले इक्विपमेंट घरों में कम हुआ करते थे, अब संख्या उनकी काफ़ी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से उनकी वायरिंग हुआ करती थी। आज घरों में सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए हैं और पता चला कि उनके तार उस समय के थे जो उनके लोड थे, या उनके जो लोड सेंक्शन हुआ था उस हिसाब से लोड था। अब वो बढ़ोतरी होने से तो इसका विद्युत का सेफ्टी ऑडिट कराना चाहिए। घरों में लोग एक ही पावर प्लग से कई कनेक्शन ले लेते हैं, ये सब लापरवाही होती है। कहीं पे भी अगर प्रॉपर टेपिंग नहीं, लूज पॉइंट है, चाहे आपका विद्युत के सारे उपकरण हो, स्विचेज हों, इनके लूज हैं, उससे स्पार्किंग होती है। तो या घरों में जो एलपीजी का करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उनकी ट्यूब खराब हो जाती है, या उनके वाल बंद नहीं करते नीचे से जल्दी। तो इस तरीके से लापरवाहियाँ, लोग धूमपान लेटे लेटे करते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो कॉइल जला देते हैं, उस पर चादर उधर रात को गिर गई पकड़, तो कहीं न कहीं लापरवाही होती है। तो इस तरह से पहले तो आग लगने ना पाए, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देहातों में क्या है कि गर्मियों के समय खासकर जो भी चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं वो अति ज्वलनशील हैं। वो कहीं से भी उनको जरा से भी चिंगारी मिली तो वो बहुत तेज़ी के साथ जल उठती है। तो लोग खेत खलिहान इलेक्ट्रिक वायर के नीचे न लगाएं। चूल्हे की राख को जैसे ठंडा होने के बाद ही बाहर फेंकें। तेज़ हवा होने से वो कहीं इधर से उधर जाते हैं। धूमपान करते समय लोग बीड़ी सिगरेट को जो है कि खेत खलिहानों में फेंक देते हैं। ट्रैक्टर की थ्रेसिंग करते समय गेहूं की कटाई पूरी कंप्लीट हो जाए तब भूसा बनाने की कार्रवाई हो। इस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, जिसके लिए हमारा विभाग लगातार देहात में, शहरों में एक अभियान चला के प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, उनको जागरूक कर रहा है कि आग लगने ही न पाए। पहली बात तो हम लोग को इस पर बल होता है कि अग्नि दुर्घटना होने ही न पाए, और यदि होती है तो कोई भी दुर्घटना शुरुआती दौर में उसके लिए 1 गिलास पानी बहुत है। अगर विलम्ब हो जाए तो 1-2 टैंकर कम है, और विलम्ब हो जाए तो 10-20 टैंकर कम है। इसलिए हम लोग प्रचार प्रसार के साथ साथ अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यूनिवर्सल नंबर हमारा 101 है, जिसको सबको पता है। उसके अलावा डायरेक्ट सीयूजी नंबर 112 से भी हम लोग है, ये भी प्रचार करते हैं कि जिससे सूचनाएं हमको बहुत जल्द मिल जाएं और हम त्वरित उस पर पहुँच कार्रवाई कर सकें। आपका रिस्पांस टाइम, सूचना आने के बाद कितना रिस्पांस टाइम? हमारे यहाँ 1 से 1.5 मिनट में गाड़ी बाहर हो जाती है मैक्सिमम। जो है हमारे यहाँ जैसे सूचनाएं नोट होती हैं कि कंट्रोल रूम जो है कि 24 आवर चलता है 7 दिन, वहाँ पे आपके सूचनाएं नोट जाती हैं। लोग आग में घबरा जाते हैं कभी कभी, तो उनसे पूछा जाता नहीं, आप बताइए, खैर से बताइए। यहाँ से टीम पहुँच है, उनसे बड़ी शालीनता से हमारे यहाँ जो टीम है, प्रशिक्षित टीम है, वो बात करती है उनसे। वहाँ पे कोई स्पेशल कोई जगह हो, कोई विद्यालय, कॉलेज है या कोई मंदिर मस्जिद है, जिससे लैंडमार्क, जिससे कि हमको वहाँ पहुँचने में सहूलियत हो। ये जानकारी लेने के बाद, ये जानकारी होते होते हमारा सायरन दूसरा हम आपके आगरा का जो फायर ऑफिस है उसका हम हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं। हमने देखा है संजय प्लेस में भी फायर एक ऑफिस है। तो आप उस जो इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इंफॉर्मेशन एक तो हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ भी आती है। जैसे 112 से 100 आएगी तो सूचनाएं हमारे यहाँ आती हैं, एमडीटी से भी आती है। लेकिन सभी फायर स्टेशनों पर डायरेक्ट सूचनाओं के लिए उनका सीयूजी नंबर भी है, वहाँ भी टेलीफोन है। और अगर सूचना यहाँ पे आती है तो वायरलेस सेट के जरिए, सीयूजी फोन के जरिए उसको तुरंत जो है कि संबंधित जिस फायर स्टेशन क्षेत्र में अगर घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो वहाँ के जो कंट्रोल रूम सभी स्टेशनों पे 24 घंटे चलते हैं, वहाँ पे अवगत कराया जाता है। साथ साथ अधिकारियों को भी बताया जाता है। प्रिकॉशन के लिए आप एक सिस्टम है, अब जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है या कोई भी बड़ा चीज़ बनती है
या कोई भी इवेंट होता है तो आप उसके लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फायर डिपार्टमेंट का ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या सहूलियत है और उसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है, लोग क्यों नहीं लेना पसंद कर ले पाते हैं, या उनको ज्ञान नहीं होता कि हमें NOC ये करने के लिए NOC लेना है, फिर भी वो बना के कर देते हैं। आप लोग काफ़ी अखबार में हम पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग बन गई, इसमें NOC नहीं ली गई फायर की, तो उसके लिए आप लोग क्या? अग्निशमन विभाग किसी प्रकार का लाइसेंस निर्गत नहीं करता है। अग्निशमन विभाग लाइसेंसी अथॉरिटी नहीं है, न किसी प्रकार का मानचित्र स्वीकृत करता है और न तो नक्शा पास करने की अथॉरिटी है। ये संबंधित विभाग जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, नक्शा पास करने की अथॉरिटियाँ हैं, वो उनका NOC देने, उनका रिन्यूअल करने के या उनको लाइसेंस देने के पहले, उनका मानचित्र स्वीकृत करने से पहले कई विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं। उसमें एक हमारा विभाग भी है, पॉल्यूशन विभाग है, PWD है, तमाम इस तरह से बहुत विभाग हैं। हमारा विभाग है कि दो चीज़ों पर ध्यान देता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि बिल्डिंग बनी हुई है और वो फायर के नाम से पूरे कर लेते हैं, फिर भी हमको NOC देने में दिक्कत आती है। उसका कारण ये है, नक्शा कुछ पास हुआ है और उन्होंने उसको ज़्यादा बना लिया, या नक्शा पास किसी और चीज़ के रेजिडेंशियल के है तो उसमें उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री चलाना शुरू कर दिया। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेफ्टी में ढांचा का सुरक्षा व्यवस्था, हर बिल्डिंग के रेजिडेंशियल की सीढ़ी की चौड़ाई, कम्युनिकेशंस अलग है, स्कूल का अलग है, ऐसे हॉस्पिटल का अलग है। तो इस तरह से नाम्स चेंज होते रहते हैं। इंडस्ट्री भी है तो लो हजार्ड है, हाई हजार्ड है, तो नाम चेंज होते हैं। तो वो किस तरह से जिस तरह से उनका मैप स्वीकृत हुआ है, जिस कार्य के लिए स्वीकृत हुआ है, उसका भवन का उपयोग उसी में हो। ये हो गया स्ट्रक्चर सेफ्टी, जिसमें ढांचा का सुरक्षा व्यवस्था, जीने की चौड़ाई, सेटबैक, पहुँच मार्ग, ये देखा जाता है। अगर ये नहीं कंप्लीट करते तो भी NOC करने में दिक्कत आती है। उसके बाद सेकंड आता है कि फायर फाइटिंग का इंतजाम। हर बिल्डिंग की फायर फाइटिंग अलग है। रेजिडेंशियल के नाम कुछ और है, इंडस्ट्रियल के और, कमर्शियल का और अलग है, बिजनेस बिल्डिंग, मर्केंटाइल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल में भी लो हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड, या फिर रेजिडेंशियल में भी हाइट के पे नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। वो सब चीज़ बारीकी से अध्ययन किया जाता है और हमारे यहाँ सारे अफसर टेक्निकल होते हैं और वो व्यावसायिक रूप से पूर्णतः दक्ष होते हैं। उनको पूरी इसकी बात बेहद जानकारी है। जिस कैटेगरी की बिल्डिंग है उस हिसाब से अगर वो नाम पूरा करते हैं तो हमारे यहाँ NOC प्रक्रिया सब ऑनलाइन है। किसी को हमारे विभाग में आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से बैठ के वो आवेदन कर सकता है। और हमारा जो है जो इंस्पेक्टर का जिस क्षेत्र होता है वो जाकर उसको विजिट करता है, उसका निरीक्षण करता है और वो ऑनलाइन रिपोर्ट लगाता है। वो मेरे पोर्टल पे आ जाता है और मेरे यहाँ से अगर NOC निर्गत होनी है, मेरे स्तर की है तो मेरे द्वारा जारी होगी। अगर मेरे से ऊपर लेवल के है तो ऊपर डिप्टी डायरेक्टर है वो जारी करते हैं, और बड़ी लेवल की है तो जॉइंट डायरेक्टर द्वारा NOC जारी होती है। हमारी प्रक्रिया वर्किंग की। सर, आप 25 साल से इस सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जो अब नए जो युवा हैं वो फायर सर्विस को अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप कुछ उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो, कैसे ज्वाइन करने के लिए? तो भर्ती का तो एक भर्ती बोर्ड बना हुआ है, भर्ती वहाँ से होती है और प्रशिक्षण हम लोग अपने यहाँ से देते हैं। दो तरह के प्रशिक्षण देते हैं, साप्ताहिक प्रशिक्षण देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है और उनको जागरूक कर उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है। ये संख्या हमारी लगभग इस समय 1900 के आसपास हो गई है। अच्छा। जो हमारे वॉलंटियर हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया और उनको सर्टिफिकेट दिया है और उनको कहीं भी सर्विस में प्राइवेट में जाते हैं तो उसका उनको लाभ भी मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया हमारी स्पष्ट है कि हमारे यहाँ टेक्निकल है। हमारे यहाँ पे आगों पे केमिकल, रसायन, विस्फोटक से वहाँ पे उनका सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो भर्ती होते हैं वो कांस्टेबल लेवल पे आते हैं तो इंटर साइंस होना चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर पे आते हैं तो उनका ग्रेजुएशन जो है कि या तो इंजीनियरिंग से हो या साइंस से हो। और डायरेक्ट CFO जो भी आते हैं वो बी फायर हों या इंजीनियरिंग किए हों तो वो हमारे यहाँ आते हैं। इस तरीके से CFO लेवल की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग से है। बाकी हमारे जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, जैसे पुलिस की भर्ती होती है वो उन्हीं के तहत फायर सर्विस की भर्ती होती है, एक साथ होती है। और जिसमें साइंस के बच्चे होते हैं और जो वरीयता देते हैं उनको फायर में भी दिया जाता है। बाकी PSC और सिविल सर्विस में उसी हिसाब से सब एक साथ भर्ती होती है। सर, एक कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल आपके 25 साल की सर्विस में जो एक प्रेरणा दे सके युवाओं को, छोटे संक्षिप्त में? नहीं, इस तरह से तो हम लोग का ऐसा जवाब है कि आए दिन इस तरीके से
रहते हैं, बिल्डिंगों में लोग फंसे रहते हैं, निकालना और फिर जाते हैं वहाँ पे बहुत ऐसे टैंकर पलट जाते हैं एलपीजी का। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, तो हमारा भरा पड़ा है, तो इसलिए इसमें तो बहुत समय लगेगा। और कोई भी फायर अफसर है वो उसको तो इस परिस्थितियों से तो उसको सामना करना महीने में तो 4-6 बार तो करना पड़ता ही है जी। अगर आप आगरा के लेटेस्ट लें तो अभी यहाँ पे भी एक टैंकर पलट गया था, ये आपके हाईवे पे, और उसमें एलपीजी का बहुत तेज़ी से रिसाव था। उसमें 18 टन एलपीजी भरी हुई थी और हम लोगों ने उसको पूरी रात तक एलपीजी को खाली किया और आसपास के लोगों को, गांव को, सबको बाहर का कहीं से हल्का सी स्पार्क होता तो पूरा विस्फोट होकर जहाँ तक उसके वेपर्स होते आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाता। तो इस तरीके से आगरा में भी, यहाँ भी कई इंडस्ट्रियों में ऐसे आग लगी जिसमें लोग फंसे थे, हम लोगों ने उनको सुरक्षित बाहर निकाला। ये आम घटनाएं हमारे लोग के साथ तो महीने में 2-4 बार होती रहती हैं। सर, कोई यूथ के लिए आप मैसेज देना चाहें, क्योंकि युवा आपको हमको रोल मॉडल की तरह देखता है। पब्लिक को हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग आजकल जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग ऐसे प्लेटफार्म पे जाते हैं कि जहाँ पे युवा मिले और वो अपने घर पे 10 लोग को और बता सके। तो हम लोग कॉलेज में ज़्यादातर जाके प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक करते हैं। ये जो लापरवाहियाँ हमने बताई हैं कि ये लापरवाहियाँ घरों में ना हो, और अगर हमारी फायर की सर्विस किसी अग्निकांड पे जा रही है, एम्बुलेंस हो या फायर सर्विस हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में भी कोई मरीज है जिसका जीवन जो है कि अभी एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर फटा था। जी। और दूसरा है कि हमारी गाड़ी जब आग पे जाती है तो उस समय हमको ये दिखाई देता है कि कितना जल्दी मैं पहुंच जाऊं। मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में आग के लिए 1 गिलास पानी बहुत है, बाद में 1-2 टैंकर, तो हम लोग को रहता है बहुत जल्दी पहुँचें। ऐसे में चाहे फायर सर्विस की गाड़ी हो या एम्बुलेंस हो, ट्रैफिक पे जो लोग चल रहे हैं, अगर हमारा सायरन होकर हमारी एम्बुलेंस या हमारे फायर सर्विस के बज रहे हैं तो उनको रास्ता देना चाहिए सबको, जिससे कि हम समय पहुँचें। हो सकता है वहाँ कितने लोग की जान फंसी हुई है और हम उनको जाके रेस्क्यू कर सकें, उनको सुरक्षित बचा लें। तो हमारा सहयोग करें, और कोई भी सूचना अगर उनके आसपास भी होती है तो तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पे हमारे सारे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, पम्फलेट वितरण है, उसमें सारे मोबाइल नंबर लिखे हैं। तुरंत सूचना दें जिससे हम लोग बहुत जल्द पहुंच सकें और उनको मदद कर सकें। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी। हम अभी संवाद कर रहे थे श्री डीके सिंह, जो आगरा के CFO हैं। हम जल्दी ही उनसे दोबारा मिलेंगे और नई जानकारी हासिल करेंगे CFO के लिए।